हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 9 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि प्रकाशन के नए नए रूप। पब्लिकेशन का मतलब प्रकाशन, फॉर्म्स का मतलब रूप। प्रिंटिंग क्रिएटेड ए नीड फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। तो प्रिंटिंग के डेवलप होने के बाद, यानी कि मुद्रण के विकसित होने के बाद जो है नई नई किताबें जो है अलग अलग प्रकार की किताबें लिखी जाने लगी, अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स पे। ठीक है। सिंस मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड, दे वांटेड टू सी देयर ओन लाइव्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड रिलेशनशिप्स एक्सप्रेस्ड इन व्हाट दे रीड। अब साक्षरता दर तो बढ़ गई थी, यानी कि ज़्यादा लोग जो है अब पढ़ने लिखने लगे थे, और उसकी वजह से जो भी कुछ वो पढ़ना चाहते थे, ठीक है, उसमें अपने जीवन, अपने भावनाओं, अपने अनुभवों और अपने संबंधों की झलक देखना चाहते थे। ठीक है। द नोवेल, ए लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप, आइडियली फुलफिल्ड दिस नीड। नोवेल जो कि उपन्यास, जो कि साहित्य का ही एक रूप है, ठीक है, जो जिसका विकास कहाँ पे हुआ था, यूरोप के अंदर हुआ था। कहीं ना कहीं इसने इनकी लोगों की, रीडर्स की मांग को पूरा कर दिया। किस मांग को? कि अपने लाइफ्स की, अपने इमोशंस की, अपने एक्सपीरियंसेस की और रिलेशनशिप की झलक, क्योंकि नोवेल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मिलती थी इनको जब वो पढ़ते थे। इट सून अडोप्टेड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। अब नोवेल जब इंडिया में आई तो इंडिया के समाज के अकॉर्डिंग, या इंडिया के जो रीडर्स थे, ठीक है, पाठक थे, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को नोवेल ने उन चीज़ों को अपना लिया या अपने आप को ढाल लिया। ठीक है। या ये कई राइटर्स के द्वारा ऐसी ही नोवेल लिखी जाने लगी जो कि इंडियन लोगों को पसंद आए। ठीक है। तो भारतीय रूप और भारतीय शैली के अनुसार नोवेल्स को लिखा जाने लगा। इट ओपनड अप न्यू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर रीडर्स एंड गेव ए क्लियर सेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अब नोवेल्स यानी कि उपन्यास पढ़ने के बाद लोगों को नई नई चीज़ों का अनुभव होने लगा। ठीक है। पाठकों को, लोगों नहीं कहूँगा, पाठक यानी कि रीडर्स को अलग अलग चीज़ों का अनुभव होने लगा। ठीक है। और ये भी पता चलने लगा कि ह्यूमन लाइफ्स यानी कि मानव जीवन में कितनी डाइवर्सिटी यानी कि विविधता या भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। अब अलग अलग प्रकार के साहित्यिक रूप जो है वो लोग, मतलब अलग अलग प्रकार की किताबें जो है पढ़ने लगे। ठीक है। जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज यानी कि छोटी कहानियाँ या लघु कहानियाँ, लिरिक्स यानी कि गानों से संबंधित, एसेस अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर्स, और निबंध किससे संबंधित, राजनीति और सामाजिक, समाज से संबंधित। ठीक है। दे reinforced द न्यू एम्फसिस ऑन ह्यूमन लाइव्स एंड इंटीमेट फीलिंग्स। अब ये जो लिटरेरी फॉर्म्स थी, जैसे शॉर्ट स्टोरी, लिरिक्स, ऐसे, इन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा किस पर जोर दिया, किस पर एम्फेसिस दिया, ह्यूमन लाइफ्स यानी कि मानव जीवन के ऊपर। ठीक है। और इंटीमेट फीलिंग्स, और जो भावनाएं हैं उनके ऊपर। अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल रूल्स विच शेप्ड सच थिंग्स। इसके अलावा सोशल और पॉलिटिकल रिलेटेड मैटर्स पे। ठीक है। ए न्यू विजुअल कल्चर was taking shape by the end of the 19th century। अब 19वीं सदी के अंत तक एक नए विजुअल कल्चर, या मैं ये कहूँ तस्वीरों की संस्कृति ने आकार लेना शुरू कर दिया। तस्वीरों की संस्कृति से मतलब ये है कि तस्वीरों का, इमेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा बुक्स के अंदर। ठीक है। विद द, ये याद रखना, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। विजुअल कल्चर कब से? एंड ऑफ 19th सेंचुरी से शेप लेने लगा था। With the setting up of an increasing number of printing presses, visual images could be easily printed in multiple copies। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो खुलने लगी थी, ओपन होने लगी थी, और उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल इमेजेस यानी कि तस्वीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा छपने लगी कॉपीज़ में, यानी कि पुस्तकों में। ठीक है। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन। अब कुछ चित्रकार ऐसे थे जैसे कि राजा रवि वर्मा थे, ठीक है, इन्होंने आम लोगों के लिए इमेजेस जो है वो बनानी शुरू करी, प्रोड्यूस करनी शुरू करी। ठीक है। और आम लोगों के में वो उसका प्रचार प्रसार करने लगे, यानी कि आम लोग उनको खरीद सके। पुअर वुड एनग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक्स ओपन्ड शॉप नियर द लेटर प्रेसेस एंड वर एम्प्लॉयड बाय द प्रिंट शॉप्स। अब जो गरीब लोग थे, गरीब लोग जिनका काम था
लकड़ी पर, वुड पर एनग्रेविंग करना यानी कि नक्काशी करना, ठीक है। ऐसे लोग जो है वुड ब्लॉक्स बनाते थे, ठीक है। वुड ब्लॉक जैसा हम पहले बता चुके हैं कि लकड़ी को लो, लकड़ी पर नक्काशी करो, मतलब एक इमेज बनाओ, उसके ऊपर जो है स्याही लगाओ और उसके ऊपर कागज़ लगाओ, तो वो तस्वीर सेम टू सेम उस कागज़ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो पुअर वुड एनग्रेवर्स थे, गरीब लकड़ी पे नक्काशी करने वाले लोग, हु मेड वुड ब्लॉक, और ये वुड ब्लॉक बनाते थे। ओपन शॉप, इन्होंने दुकान कहाँ पे खोली, नियर द लेटर प्रेसिस, ऐसी जगह जहाँ पे प्रेस होती थी, ठीक है, जहाँ पे छपाई का काम होता था। एंड वर एम्प्लॉयड बाय द प्रिंट शॉप्स, और इनको नौकरी दी गई जो प्रिंट शॉप्स के मालिक होते थे उनके द्वारा, ठीक है। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स विच वर ईजिली अवेलेबल इन द बाजार could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or places of work। अब चीप प्रिंट होने लगे, यानी कि जो है प्रिंट यानी कि जो छपाई होती थी वो सस्ती होने लगी। कैलेंडर्स वगैरह जो छपने लगे वो बहुत ही सस्ते थे, और सस्ते थे बाज़ार में इसलिए अवेलेबल थे, और इन कैलेंडर्स को कोई भी गरीब से गरीब आदमी जो है आसानी से अफोर्ड कर सकता था, इनको खरीद सकता था, ठीक है। और फिर वो अपने घर की दीवार पे इनको लगा देते थे, ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वो काम करते थे, प्लेसेस ऑफ वर्क जहाँ पे वो काम करते थे। दीज प्रिंट्स बिगेन मोल्डिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी एंड कस्टम। अब ये जो प्रिंट थे यानी कि जो छपाई थी, ये कैलेंडर वगैरह, ये तस्वीरें वगैरह, ये जो है एक आकार देने लगे, ठीक है। किनको आकार देने लगे? आदमी जो है अब मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता, कस्टम्स, पॉलिटिक्स राजनीति, रिलीजन धर्म, कल्चर संस्कृति, और सोसाइटी यानी कि समाज, इनके बारे में सोचने लगा। क्योंकि इसी टाइप की इमेजेस होती थी तो इनको देख करके कहीं ना कहीं उसके दिमाग में विचार आने लगे लोगों के, किस इन चीज़ों के, मॉडर्निटी, कस्टम, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी के बारे में, इनके बारे में विचार आने लगे उसके दिमाग में, ठीक है। क्योंकि प्रिंट की वजह से इतनी सारी बुक्स, इमेजेस, इतनी सारी मतलब छपाई होने लगी थी ना कि आदमी का दिमाग, जैसे आज के समय में हम जैसे व्हाट्सएप ने हमारा दिमाग, फेसबुक ने हमारा दिमाग बिल्कुल जैसा दिखाते हैं इनमें वैसा ही दिमाग होता जाता है ना, तो उस समय भी इस इमेजेस की वजह से या जो बुक्स की वजह से हमारा दिमाग वैसा ही बनता गया, ठीक है। और उस समय जो मेजर जो टॉपिक्स थे वो थे मॉडर्निटी, कस्टम, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी। कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स बाय द 1870s। अब जो कार्टून होते हैं आप सभी ने देखे होंगे, एक तो कैरिकेचर्स होते हैं कि किसी की भी तस्वीर बना दो, किसी का मजाक उड़ाना हो तो तस्वीर इस टाइप से व्यंग्यात्मक तस्वीर बनाई जाती है, ठीक है। और कार्टून्स जो है किसी का मजाक उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये भी पब्लिश होने लगे कब? पत्रिकाओं में, जर्नल्स में और न्यूज़पेपर्स यानी कि अखबारों में। कब से? 1870s से, याद रखना बेटा 1870s से। कमेंटिंग ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर्स। अब इन कैरिकेचर्स और कार्टून से क्या दर्शाते थे ये? मतलब टिप्पणी करने की कोशिश करते थे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर, ठीक है, जो भी इनको लिखते थे या छापते थे या बनाते थे। सम कैरिकेचर्स रिडिक्यूल्ड द एजुकेटेड इंडियंस अट्रैक्शन विद वेस्टर्न क्लोथ्स एंड टेस्ट। अब कुछ कैरिकेचर्स या कार्टून ऐसे होते थे जो मजाक उड़ाते थे, किसका? उन पढ़े लिखे भारतीयों का जो कि पश्चिमी सभ्यता के बहुत ही करीब चले गए थे, जिनको पश्चिमी कपड़े यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मतलब पैंट कोट हो गया, टाई हो गया, इस टाइप के कपड़े या उनके जैसा खाना पसंद था, तो कुछ तो इनका मजाक उड़ाते थे, ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत पसंद करते थे। वाई अदर्स एक्सप्रेस्ड द फियर ऑफ सोशल चेंज। इसके बाद में जो दूसरे तरह के कार्टून होते थे वो जो समाज में बदलाव आ रहा था उसको दर्शाने की कोशिश करते थे, ठीक है। समाज में जो बदलाव आ रहा था उससे डर हो रहा था, उसको दर्शाने की कोशिश करते थे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में बदलाव से डर रहे थे कि बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग थे रूढ़िवादी लोग, ठीक है। देयर वर इम्पीरियल कार्टून स्मोकिंग नेशनलिस्ट एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इम्पीरियल रूल। अब ऐसे कार्टून्स भी थे जो कि क्या नाम है, जो राष्ट्रवादी थे उस समय के, जो अंग्रेज वगैरह के, अंग्रेज लोगों के जो पत्रिकाएं थी और जो अखबार थे जो अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में चलाती थी, वो उनके जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स थे उसमें उस टाइप के कार्टून्स बनाते थे जिससे कि मतलब निंदा करते थे वो राष्ट्रवादी लोगों की। राष्ट्रवादी लोग जो भारत की आज़ादी चाहते थे, ठीक है, अपने देश के बारे में सोचते थे। एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इम्पीरियल रूल। और दूसरी तरफ जो भारत देश के यानी कि हमारे
भक्त जो थे, ठीक है, उस समय जो देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे, उनके द्वारा चलाए जा रहे पत्रिकाओं और जो अखबार थे उनमें इंपीरियल रूल यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसकी निंदा करते थे। तो आपस में एक दूसरे की निंदा करते थे अब कार्टून्स और कैरिकेचर से, ठीक है। वुमेन एंड प्रिंट, अब महिलाएं और मुद्रण, या ये कहें कि महिलाओं और मुद्रण का क्या संबंध था, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन स्टार्टेड टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली क्लियर एंड इंटेंस वेज। अब मुद्रण के आने के बाद यानी कि प्रिंटिंग मशीन आने के बाद जो महिलाएं थी उनके जीवन और उनकी भावनाएं, ठीक है, उनके बारे में लिखा जाने लगा, ठीक है, बहुत ही साफ तरीके से, ठीक है, और बहुत ही गहराई में। यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी अब अटेंशन मिलने लगी, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखा जाने लगा, उनके जीवन के बारे में भी लिखा जाने लगा। Therefore, women reading increased enormously in the middle class home। अब महिलाओं के बारे में लिखा जाने लगा तो महिलाएं पढ़ने भी लगी ज़्यादा, क्योंकि महिलाओं में भी कहीं ना कहीं साक्षरता दर इंक्रीज हुआ था और वो भी अपने बारे में पढ़ने लगी, ठीक है। खासकर मध्यम श्रेणी के जो महिलाएं थी वो, ठीक है। लिबरल फादर्स एंड हस्बैंड्स बिगिन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम एंड सेंट देम टू स्कूल्स when women schools were established in the cities and towns after the mid 19th century। liberal fathers यानी कि उदारवादी पिता और husband यानी कि उदारवादी पति, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को पढ़ाना चाहते थे, ठीक है, उनको आगे जो है पुश करना चाहते थे कि भाई कुछ अचीव करें, वो अपने बेटियों को या पत्नियों को जो है भेजने लगे, एजुकेट करने लगे घर पर और स्कूल में, ठीक है। जब स्कूल खुलने लगे थे, स्थापित होने लगे थे शहरों में और टाउन्स में, कब, आफ्टर मिड 19th सेंचुरी, मध्य 19वीं शताब्दी के बाद में। तो शुरू में तो जो है घर पे ही पढ़ाने लगे, पर जब मिड 19th सेंचुरी के बाद स्कूल वगैरह ओपन हो गए सिटीज़ और टाउन्स में तो वहाँ पे भेजने लगे, ठीक है। लिबरल फादर और हस्बैंड मतलब उदारवादी, जो अच्छी सोच वाले होते हैं, पढ़े लिखे, बहुत ही चाहते हैं कि भाई महिलाएं भी जो है कहीं ना कहीं एम्पावर हों, ठीक है, कुछ करके दिखाएं। एक दूसरी तरफ होते हैं रूढ़िवादी, जो नहीं चाहते कि महिलाएं कुछ पढ़े लिखें या कुछ करें अपनी लाइफ में, ठीक है। उनका सोचना होता है कि घर में ही रहें और घर का ही काम करें, बच्चों को पालें, जबकि जो लिबरल थिंकिंग वाले होते हैं वो चाहते हैं कि लड़कियां भी कुछ करें, आगे बढ़ें। मैनी जर्नल्स बिगेन पब्लिशिंग राइटिंग्स बाय वुमेन। अब कई सारी पत्रिकाएं ऐसी थी जिनमें कि महिलाएं जो है अपने लेख वगैरह छापती थी, ठीक है, पब्लिश करती थी अपने लेख निबंध वगैरह। एंड डिस्क्राइब्ड वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। अब इन पत्रिकाओं में ये भी बताया जाता था कि क्यों महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। अब आप लोग तो समझदार हो, आपको तो पता है कि क्यों महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं पढ़ेंगी जब भी तो कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, जब भी तो देश विकसित होगा। दे आल्सो कैरिड ए सिलेबस एंड अटैच्ड सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज्ड फॉर स्कूलिंग एट होम। कई बार क्या होता था, किताबों के अंदर सिलेबस वगैरह भी होता था, ठीक है, पाठ्यक्रम वगैरह होता था, जिसमें कि साफ साफ लिखा होता था कि ये चीज़ें आपको स्कूल के लिए पढ़नी होती हैं। और उसके साथ कई बार रीडिंग मैटर यानी कि पाठ्य वस्तु भी होती थी जो कि घर पर जो है वो पढ़ सकते हैं। यानी कि कुछ लेडीज़ ऐसी थी, वुमेन ऐसी थी जो स्कूल नहीं जा सकती थी, तो उनको ऑलरेडी ऐसी किताबें छपती थी कि वो घर पे उन चीज़ों को पढ़ सकती थी, ठीक है, और फिर बाद में पेपर दे के पास हो सकती थी। स्कूलिंग एट होम यानी कि घर पे पढ़ने के लिए। बट ऑल फैमिलीज वर नॉट लिबरल। अब सारे के सारे परिवार तो जो है ऐसे उदारवादी नहीं थे, ठीक है। कंजर्वेटिव हिंदूज होल्ड ए बिलीफ दैट ए लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड एंड मुस्लिम वर अफ्रेड दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसिस। अब सारे के सारे जो परिवार थे वो तो लिबरल थे नहीं, सारे के सारे फादर और हस्बैंड तो उदारवादी थे नहीं। कंजर्वेटिव संकीर्णवादी, छोटी सोच वाले जो हिंदू थे यानी कि संकीर्णवादी हिंदू, उनका ये मानना था, उनका विश्वास था कि एक लिटरेट गर्ल, अगर पढ़ी लिखी लड़की वुड बी विडोड, वो उसकी शादी होगी तो वो विधवा हो जाएगी। यानी कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख गई और उसकी शादी होगी तो वो विधवा हो जाएगी, उनका ये मानना था। देखो कितने अंधविश्वासी थे। एंड मुस्लिम्स वर अफ्रेड दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसिस। और मुस्लिम लोग जो ये सोचते थे अगर कोई लड़की पढ़ लिख गई तो वो क्या करप्टेड यानी कि उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि दिमाग खराब हो जाएगा, क्या पढ़ करके, उर्दू रोमांस मतलब जो लव स्टोरीज होती थी, ठीक है, उर्दू में। तो इनकी अंधविश्वास थे, ठीक है।
एट टाइम्स रेबल वुमेन डिफाइड सच टैबूज, कई बार महिलाएं इस तरह के जो टैबूज थे इनको नकार देती थी, ठीक है, इस तरह की जो प्रथाएं थी, ठीक है, धब्बे थे, इनको नकार के खुद अब रेबल यानी कि विद्रोह कर देती थी, नहीं हम पढ़ेंगे। वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन ए कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। हमें एक ऐसी लड़की की कहानी का पता है जो कि एक संकीर्णवादी मुस्लिम परिवार में जो पैदा हुई थी उत्तर भारत में, और वो बिल्कुल सीक्रेटली चुपचाप मतलब सीक्रेट तरीके से उसने पढ़ना और लिखना सीख लिया उर्दू में। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान विच शी डिड नॉट कम्प्रीहेंड, पर उसकी फैमिली चाहती थी कि वो जो है अरेबिक में जो अरेबिक भाषा में जो कुरान लिखी गई है किताब उसको पढ़े, पर लड़की की एक समस्या थी कि उसको अरेबिक समझ में नहीं आती थी, कम्प्रीहेंड मतलब समझ में नहीं आती थी उसको। सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज विच वाज हर ओन, इसलिए वो जिद करने लगी कि वो वही लैंग्वेज पढ़ेगी जो कि उसकी खुद की है, जिसे वो समझ में आती है, और वो लैंग्वेज थी उर्दू, ठीक है। इन द अर्ली 19th century, रास सुंदरी देवी, ए यंग मैरिड गर्ल इन ए वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड ऑफ ईस्ट बंगाल, लर्न टू रीड सीक्रेटली इन हर किचन। अब राज सुंदरी देवी जो कि एक बहुत ही यंग एज में उसकी मैरिज हो गई थी, ठीक है, और एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में रहती थी ईस्ट बंगाल के, ठीक है। इसने क्या किया, इसने भी सीक्रेटली चुपचाप या गुपचुप तरीके से है वो पढ़ना लिखना सीख लिया, ठीक है, अपने किचन में जहाँ पे खाना बनता है। देखा कि लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर कितनी मतलब जिज्ञासा थी, कितनी मतलब समर्पण था पढ़ाई लिखाई के लेकर के। देखो किचन में पढ़ लिख लिया, ठीक है, पढ़ सीक्रेटली, और ऊपर जो हम लड़की देखते हैं इसने भी सीक्रेटली। लेटर आप लोग इंस्पिरेशन लो इन लड़कियों से कुछ। लेटर सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवान डैट वॉज पब्लिश्ड इन 1876। बाद में इसी ने जो है राज सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवान, ठीक है, और ये 1876 में पब्लिश हुई, और ये पहली आत्मकथा थी जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई, ठीक है, पब्लिश हुई, ठीक, याद रखना बेटा, राज सुंदरी देवी अमर जीवान 1876। Since social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and sentiments, there was also an interest in what women would have to reflect their own lives. अब सोशल रिफॉर्म्स यानी कि उस समय सामाजिक सुधार जो हो रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सामाजिक सुधार जो सुधारक थे, सामाजिक सुधार कर रहे थे, ठीक है, और नॉवेल्स यानी कि उपन्यास जो है, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने महिलाओं के जीवन में, ठीक है, और उनकी भावनाओं के प्रति जो है बहुत ज़्यादा रुचि जो है वो जगा दी थी, और उसके अलावा कहीं ना कहीं महिलाओं के जीवन को फोकस बनाया जाने लगा, ठीक है, इनकी वजह से। ए फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश पैसिनी देवी रोट बुक्स हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन फ्रॉम द 1860s। अब एक बंगाली महिला जिसका नाम था कैलाश पशीनी देवी, इसने भी जो है ऐसी किताबें लिखनी शुरू करी जहां महिलाओं के बारे में फोकस था, ठीक है, महिलाओं के जो अनुभव थे उनको हाईलाइट करती थी इनकी किताबें। कब से लिखनी शुरू करी? 1860 के दशक में। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने महिलाओं के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करने के लिए किताबें लिखी? किस बंगाली वुमेन ने? कैलाश पशीनी देवी ने, ठीक है, 1860 से। These were about how women were imprisoned at home। अब इन किताबों का जो मुख्य या फोकस होता था, मुख्य बिंदु होता था, वो ये होता था कैसे महिलाओं को दबा कर रखा जाता है घर के अंदर, यानी कि imprisoned यानी कि जेल में जैसे कैदी को रखा जाता है वैसे महिलाओं को घर पे रखा जाता है, ठीक है, ये दर्शाने की कोशिश की गई इन किताबों में। These were they kept in ignorance, forced to do hard domestic labor and treated unjustly by the family members। और ये भी दर्शाने की कोशिश की कि कैसे वह इनको अज्ञानता, इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता में रखा जाता है, इनके ऊपर जोर जबरदस्ती जो है इनसे हार्ड डोमेस्टिक लेबर, कठिन घरेलू परिश्रम यानी घर का बहुत कठिन काम करवाया जाता था, और इनके साथ ट्रीटेड अनजस्टली बाय द फैमिली मेंबर्स, और जो परिवार के सदस्य होते थे इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, यानी कि ना इनके अज्ञानता में रखा जाता था, इनसे बहुत बुरा काम मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम से भरा काम करवाया जाता था, और इनके साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता था।
इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र इन द 1880s, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, particularly widows। अब आज के महाराष्ट्र को ले लें, ठीक है, तो उस समय तो महाराष्ट्र नहीं था, आज तो महाराष्ट्र ले लो आप, आज़ाद भारत का महाराष्ट्र ले लो। उस समय 1880 के दशक में दो महिलाएं, एक तो ताराबाई शिंदे, एक पंडिता रमाबाई, इन्होंने जो है ऐसी चीज़ें किताबें लिखी या ऐसे निबंध लिखे या ऐसे टॉपिक्स लिखे जिनमें कि ये बताया गया कि जो अपर कास्ट, उच्च श्रेणी यानी कि उच्च जाति की जो महिलाएं थी उनका जीवन कितना दयनीय था, कितनी दयनीय जीवन वो जी रही थी, ठीक है, खासकर हिंदू महिलाएं, और हिंदू महिलाओं में भी खासकर वो महिलाएं जो विधवा थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने क्या लिखा था, तो उन्होंने लिखा था मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन पर्टिकुलरली विडोज। तो जो दयनीय स्थिति थी, दयनीय जीवन था, ठीक है, विधवाओं का, विडोज का, ठीक है, और अपर कास्ट हिंदू वुमेन उनके बारे में, ठीक है। ए वुमेन इन ए तमिल नोवेल रिफ्लेक्टेड what reading meant to women who were so greatly bounded by social regulations। अब ये भी दिखाया गया, ठीक है, एक तमिल नोवेल थी, तमिल उपन्यास, उसमें दिखाया गया कि एक जो महिला होती है उसके ऊपर कितनी सारी पाबंदियाँ होती हैं, कितने सारे सोशल रेगुलेशन, सामाजिक पाबंदियों से वो घिरी हुई होती है, ठीक है। फॉर वेरियस रीजन्स माई वर्ड इज़ स्मॉल, मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक्स। और ये दिखाया है कि काफ़ी सारे कारणों की वजह से मेरा जीवन जो है, महिला बोलती है कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, ठीक है, और मेरा विश्व, मेरा संसार बहुत छोटा है, क्योंकि घर से बाहर उन्हें निकलने नहीं दिया जाता था और घर ही उनका संसार होता था। और मेरी आधे से ज़्यादा जो जीवन है में जो खुशी है वो किताबों से आई है, क्योंकि किताबें ही पढ़ के तो उनको कुछ ना कुछ ज्ञान या मिलता था सीखने को, ठीक है, बाहर तो उनको निकलने नहीं दिया जाता था, तो उनको ज़्यादातर खुशी जो है किताबें पढ़ने से ही आती थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।